दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। कैलाश गहतोड़ी ने एक इस्तीफा दे दिया है। चंपावत से बीजेपी विधायक है कैलाश गहतोड़ी, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। चंपावत से उपचुनाव लड़ सकते हैं सीएम धामी। धामी के उपचुनाव को लेकर अटकलें दूर हो सकती हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ आपको बताएं कि कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी जानकारी है। कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दिया है। चंपावत से बीजेपी विधायक हैं कैलाश गहतोड़ी और चंपावत से उपचुनाव लड़ सकते हैं सीएम धामी। तो धामी के उपचुनाव को लेकर अटकलें अब दूर हो सकती है। ये बड़ी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। कैलाश गहतोड़ी कौन है तो बता देते हैं आपको। चंपावत से बीजेपी के विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया है और यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने ये इस्तीफा दिया है और चंपावत से उपचुनाव की अगर बात करें तो चंपावत से उपचुनाव लड़ सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। यानी कि अब जो अटकलें लगाई जा रही थी धामी के उपचुनाव को लेकर वो दूर हो सकती है। फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार चंपावत ने बीजेपी से, यहाँ आपको बताएं कि बीजेपी विधायक है चंपावत से और उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। चंपावत से उपचुनाव लड़ सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब ऐसे में जो अटकलें लगाई जा रही थी वो जरूर दूर होती हुई दिख रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से कैलाश गहतोड़ी ने ये इस्तीफा दिया है, किस तरह से लिया जाए और अब दूसरी तरफ जहां पुष्कर सिंह धामी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी उपचुनाव को लेकर, तो वो भी अब दूर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं इस्तीफे के बाद से, जानना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए, कैलाश गहतोड़ी पहले ऐसे विधायक रहे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव के लिए अपनी सीट छोड़ देंगे। उन्होंने पहले पेशकश की थी और अब जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से जो है चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बीच में पिछले कुछ दिनों पहले जब दिल्ली मुख्यमंत्री पहुंचे थे उस दौरान चर्चाएं भी की गई थी और उसके बाद जब चर्चाओं का दौर शुरू हुआ तो अब फिलहाल कैलाश गहतोड़ी ने यह कहा है और संगठन को अपना त्यागपत्र दिया है कि वो विधायक पद को छोड़ना चाहते हैं, खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर के। तो इसमें बात चल रही थी और उन्होंने कल देर शाम जो है इस्तीफा दे दिया है, यानी कि इस्तीफा के तौर पर कह सकते हैं कि एक पत्र दे दिया है और इसमें उन्होंने अपना ये निवेदन किया है कि वह मुख्यमंत्री के लिए अपना सीट छोड़ना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें अगर इस पे जो है 24 अप्रैल को फिर बीएल संतोष का उत्तराखंड दौरा भी है, वह उत्तराखंड पहुंचेंगे, प्रदेश संगठन के साथ बैठेंगे और उस दौरान बैठने के बाद इस पर चर्चा किया जाएगा कि जो कैलाश गहतोड़ी ने जो इस्तीफा देने की पेशकश की है उस पर सहमति बनेगी तो उसके बाद जो है उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के यानी कि उससे विधानसभा में इस्तीफा दिलवाया जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से विधानसभा में इस्तीफा देना ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विधानसभा के सदस्य हैं। इसके बाद फिर वहां से वैकेंट निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और फिर निर्वाचन आयोग उसको सीट को खाली करके फिर वहां पर उपचुनाव कराएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया भी है, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया के रूप में देखें तो कैलाश गहतोड़ी ने फिलहाल इस्तीफे की पेशकश कर दी है और संगठन से बहुत पूरी कह दिया कि वो सीट छोड़ना चाहते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से उपचुनाव लड़ सकते हैं। तो फिलहाल सुगबुगाहट तेज हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल बयान भी दिया था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अगले 2 दिनों में इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि चुनाव कहां से लड़ेंगे और कब तक चुनाव होगा। फिलहाल चर्चाएं हैं कि जून तक चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। जी रोहित, तो मान के चलिए कि सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, अभी पार्टी में वो बने रहेंगे? बिल्कुल देखिए, पार्टी से कोई उनका जिक्र नहीं क्योंकि पार्टी के विधायक रहे हैं और पार्टी में शुरू से ही जुड़े हुए हैं। हालांकि वो विधायक पद से इस्तीफा अभी नहीं दिया है, इस्तीफा विधानसभा में दिया जाता है, लेकिन इस्तीफे के तौर पर उन्होंने पेशकश की संगठन से विचार विमर्श के लिए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो त्यागपत्र देना चाहते हैं ताकि उन्हें वह विधायक पद से उनको हटाने की अनुमति संगठन दे। इसको लेकर के उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है और इस्तीफा देने की बात कही है। जो एक त्यागपत्र होता है, यानी कि कह सकते हैं कि विधायक पद को छोड़ने के बाद कह रहे हैं कि विधायक पद को छोड़ना चाहते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, न कि वह सदस्यता छोड़ रहे हैं भाजपा का। तो इसको लेकर के एक जो एक असमंजस स्थिति कह सकते हैं या फिर जो गहमा-गहमी भी शुरू हो गई है और कैलाश गहतोड़ी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्हें संगठन एक प्रक्रिया होती है, एक माध्यम होती है कि संगठन में अपना बात रखेंगे। उन्होंने बात अपनी संगठन में रख दी है। इसके बाद 24 तारीख को जो बीएल संतोष देहरादून पहुंचेंगे, संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, चर्चा होगी, उसमें तय किया जाएगा कि क्या चंपावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तब जाकर के
कैलाश गहलोत से जो है विधानसभा में इस्तीफा दिलवाया जाएगा। इस्तीफा देने के बाद फिर ठीक। सीट खाली हो जाएगी। तो ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के रूप में कैलाश गहलोत ने अपनी जो बात रखी सामने, एक पत्र भेजा इस्तीफे के रूप में कि वह विधानसभा से इस्तीफा देना चाहते हैं और सहमति बनने के बाद भी वह अपना इस्तीफा देंगे। जी। हम्म, ठीक है रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक और खबर से मुखातिब करा देते हैं। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते उत्तराखंड राज्य में आपदा जैसे हालात बनना आम बात है। यहाँ आपको बताएं कि वजह है कि राज्य सरकार आपदा के दृष्टिगत लगातार व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराने की कवायद में जुटा रहता है। हालांकि वर्तमान समय में प्रदेश में लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, वन अग्नि की वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने का सिलसिला तेज हो चुका है। लिहाजा प्रदेश में किसी भी तरह के आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अधिकारी को पहले ही निर्देश दे चुके हैं। वही मुख्यमंत्री यहाँ आपको बताएं कि धामी ने कहा है कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते प्रदेश में आपदा जैसे हालात बनते रहते हैं, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार प्रदेश में आपदा अनुसंधान केंद्र बनाए जाने पर जोर दे रही है और इसके लिए भारत सरकार से भी बातचीत की गई है ताकि प्राकृतिक आपदा आने से पहले ही सटीक जानकारी मिल सके। प्रदेश में जल्द आपदा अनुसंधान केंद्र बनेगा। प्राकृतिक आपदा से पहले इसकी जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल आपको बताएं कि और रोहित सोनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, अब ग्लेशियर्स पिघलने का समय आ चुका है और जिस तरह से अभी हमने अपने दर्शकों को ये जानकारी भी दी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा है? बिल्कुल, देखिए आपदा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां, यही वजह रहा है कि उत्तराखंड में लगातार आपदा के हालात बनते रहे। समय समय बात करें तो कहीं ना कहीं छुटपुट आपदा आती रही है, चाहे बाढ़ का हो या फिर ग्लेशियर के टूटने की हो, तो ऐसी आपदा चीजें आती रही। तो मुख्य रूप से अगर हम फोकस ग्लेशियर पर करते हैं तो ग्लेशियर के पिघलने की सिलसिला लगातार पिछले कई सालों से जारी है और एक निरंतर सतत प्रक्रिया भी कह सकते हैं। लेकिन जब उसमें रफ्तार उसकी बढ़ती है ग्लेशियर के पिघलने की, तब एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिक भी इसको चिंता व्यक्त कर सकते हैं कि जो ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार थी उसमें काफी अधिक बढ़ोतरी हुई, जिसकी मुख्य वजह जो है क्लाइमेट चेंज है। और वर्तमान समय में देखें तो जो गर्मी का असर है, वो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, जंगलों में आग लग रहा है, जिसके चलते जो ग्लेशियर है वह तेजी से पिघल रहा है। तो ऐसे में गंभीर समस्या आने वाले समय में पैदा हो सकती है। फिलहाल जो एक आपदा अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो आपदा अनुसंधान केंद्र को लेकर के पहले भी उत्तराखंड राज्य सरकार ने पहल किया था। यह पहल जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने तत्कालिक मुख्यमंत्री होते हुए, यानी कि करीब 2007 से 2012 के बीच से मुख्यमंत्री रहे हैं वो, उस दौरान उन्होंने इसकी पेशकश की थी कि उत्तराखंड राज्य में आपदा अनुसंधान केंद्र बनना चाहिए। उसके बाद फिर धामी जी ने जो है। ठीक है रोहित, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है वो आपको एक बार सुना देते हैं। देखिए, हमारा प्रदेश जो है बहुत ही विभिन्न कठिन भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है और प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी आपदा का, किसी न किसी इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है या ग्लेशियर से संबंधित चीज़ें हैं या भूस्खलन है, इन सभी का हमें सामना करना पड़ता है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी जब 17 और 18 अक्टूबर को जो आपदा आई थी, अतिवृष्टि हुई थी, उसकी हमें पहले से सूचना मिल गई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से कड़े फैसले लेते हुए 22 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है, जिन्हें तत्काल नई तैनाती ज्वाइन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शासन में हुए तबादलों से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि हम इस बार नई टीम के साथ बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शासन स्तर पर हुए तबादलों में सबसे चुकाने वाला नाम पंकज पांडे का है, जिनसे स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी हटाई गई है। तो वहीं मीनाक्षी सुंदरम से शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी हटाई गई है, लेकिन मीनाक्षी सुंदरम का कद बढ़ाते हुए सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। तो रोहित सोनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, 22 आईएएस अधिकारियों के तबादलों की सूची भी जारी हो चुकी है। एक बड़ा फैसला जो है वो यहां पर लिया है धामी ने, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए धामी 2.0 सरकार के गठन के बाद से चर्चा चल रही थी कि जल्द ही जो आईएएस अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी हैं उनके विभागों में बदलाव किया जा सकता है। मुख्य रूप से देखें तो यह एक जरूरी भी होता है कि जब नया सरकार का गठन हुआ है तो ऐसे में प्रक्रिया नए तरीके से होनी चाहिए। जो तमाम योजनाएं हैं उनको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए, सब फिर मुख्य रूप से फोकस किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल धामी 2.0 सरकार के गठन के बाद से ही यह कवायद चल रही थी और पिछले करीब 15 से 20 दिन के लंबे जद्दोजहद के बाद जो है
ये 22 आईएएस अधिकारियों के जो है तबादलों की लिस्ट जारी की गई है। हालांकि 22 आईएएस अधिकारियों में एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल इसमें पंकज कुमार पांडे के ऊपर जो तमाम जो आरोप लग रहे थे, उस आरोपों के चलते उनको स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया। और इसके अलावा बात करें तो मीनाक्षी सुंदरम जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जिनकी जो तैनाती अब मुख्यमंत्री के कार्यालय पर कर दी गई सचिव के रूप में। तो कुल मिलाकर के जो तबादले किए गए, तबादला करने का जो मुख्य वजह यही बताया जा रहा है कि नई जोश और ऊर्जा के साथ जो है फिर से जो धरातल पे काम चल रहे हैं उनको बेहतर किया जाए। तमाम जो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको सही ढंग से धरातल पर उतारा जाए, ताकि विकास की और गति मिल सके। जब हम रिसफल करते हैं, विभागों को रिसफल किया जाता है, तो उसका सबसे अधिक फायदा यह होता है कि अधिकारियों को नई चीजें सीखने के साथ साथ जो है वो जो बोरियत होती है, किसी विभाग में लगातार लंबे समय से जमे रहते हैं, तो फिर उन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देते। यही वजह कि रिसफल किया जाता है तो नया विभाग उनको मिलता है, तो उस पर नया फिर अध्ययन यानी कि नया पढ़ाई उस पर शुरू करते हैं, नई जानकारी हासिल करना शुरू करते हैं। तो एक जो बरकरार है जनता से जुड़े तमाम योजना है उसका लाभ सही ढंग से जनता को मिल पाए, यही वजह है कि रिसफल किया गया और 22 आईएएस अधिकारियों को जो है तबादला किया गया। जी ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। देश भर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसने राज्य और केंद्र सरकार की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। जहां एक और कई राज्यों में सख्ती बरतने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड राज्य में अभी एहतियात के तौर पर व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जा रहा है। जबकि उत्तराखंड राज्य में पिछले कुछ दिन से गुणा संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड राज्य में एक बार फिर से लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि एहतियात के तौर पर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने नहीं डॉक्टर्स की कमी नहीं है और ना ही दवाइयों की कोई कमी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री के साथ बैठक की जाएगी और आगे के निर्णय लिए जाएंगे। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना का आंकड़े को देखते हुए सरकार की चिंता बढ़ गई है अब, लेकिन उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। फिर भी आगामी निर्णय के लिए एक बैठक की जाएगी, सीएम के साथ इस बैठक को रखा जाएगा और आगे के किस तरह के निर्णय लेने हैं उस बारे में चिंतन मंथन किया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी। एहतियात के रूप में हम सारी तैयारियां पूरी कर दी हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में कोई किसी भी तरह से ना डॉक्टर्स की कमी है, ना दवाइयों की कमी है और ज़रूरत पड़ेगी तो अभी हम मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग करेंगे और फिर उस पर निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक सरकार विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़कर उत्तराखंड के लिए अलग से नीति तैयार की जा रही है। शिक्षा विभाग ने इसे अपने 100 दिन के एजेंडे में शामिल किया है। विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद हर साल भरने और शिक्षकों के स्थानांतरण की साफ व्यवस्था इस नीति का हिस्सा होंगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि नई नीति को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति। सर्वोच्च शिक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। शिक्षा विभाग ने 100 दिनों के एजेंडे पर इसको शामिल किया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देते नजर आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने प्रदेश में इस साल से लागू करना है। दूसरा एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित करना है। एक जो टीचर्स की हमारे यहाँ नियुक्तियाँ होनी है उनको मैंने कहा कि जल्दी करने हैं, प्रमोशन भी जल्दी करने हैं, शैक्षणोत्तर कर्मचारियों की भी नियुक्तियाँ करनी है। तो काफ़ी हमने एक टास्क बना रखा है कि हमको 30 दिन में क्या करना है, 50 दिन में क्या करना है और 100 दिन में क्या करना है और साल भर का एक कैलेंडर हम इस बार घोषित कर रहे हैं। वहीं देहरादून में विकराल हुई वन अग्नि। 24 घंटे में 117 स्थानों पर वन अग्नि की घटनाएं दर्ज हुई हैं। गढ़वाल में 32 तो कुमाऊं में 75 घटनाएं हुई हैं। वहीं 10 घटनाएं वन्यजीव क्षेत्रों में हुई हैं। 1020 हेक्टेयर जंगल अब तक वन अग्नि से प्रभावित हो चुका है। 15 फरवरी से अब तक 721 वन अग्नि की घटनाएं हुई हैं। वन अग्नि से अब तक विभाग को 29 लाख से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड के जंगल बीते कई हफ्तों से धधक रहे हैं। लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। श्रीनगर और श्रीकोट के जंगलों में भी आग ने अपना तांडव मचाया है, जहां जंगलों की आग तेजी के साथ फैल रही है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज के पुरुष छात्रावास के पीछे तक ये आग पहुंच गई है।
और इससे छात्रों और कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तो वहीं मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मचारी झाड़ी और पानी की बाल्टी के सहारे आग पर काबू पाते हुए नजर आए और तेजी से आवासीय बस्तियों की ओर से फैलते वन अग्नि को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए थे। श्रीनगर और श्रीकोट के जंगलों में ये आग लगी और इस तरह से जंगलों में आग का तांडव देखने को मिला। अल्मोड़ा में आबकारी विभाग राजस्व के लक्ष्य को पानी की कवायद में जुटा हुआ है। जिले में 31 विदेशी और 26 देशी मदिरा की दुकानों को इस साल 144 करोड़ का राजस्व निर्धारित किया गया है। विभाग के पास सिर्फ 130 करोड़ ही राजस्व हो पाया है, जबकि पिछले साल का 134 करोड़ में से 131 करोड़ अर्जित हो पाया है। वहीं जिले में अभी तक 7 शराब की दुकान लेने के लिए अनुज्ञापन तैयार नहीं है, जिसके चलते सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आबकारी विभाग राजस्व ने लक्ष्य पाने की कवायद तेज की है। इस साल जिले को 144 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले वित्तीय वर्ष का जनपद अल्मोड़ा का जो टारगेट दिया गया था 134 करोड़ दिया गया था, जिसके सापेक्ष केवल 131 करोड़ में व्यवस्थापित राजस्व हुआ था। 7 दुकानें देसी मदिरा की जो है वो व्यवस्थापित नहीं हो पाई थी पूरे वर्ष में। जो है इस बार का वित्तीय वर्ष का टारगेट जो है हमारा 134 करोड़ है, जिसके सापेक्ष अभी भी वही 7 दुकानें देसी की बची हुई हैं जिनका व्यवस्थापन नहीं हो पाया है। एक दुकान इस वित्तीय वर्ष में कैंसिल करी थी वित्तीय वर्ष 21-22 में, उसका भी अभी तक पुनर्व्यवस्थापन नहीं हो पाया है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। हाई